नौकरी का सच, युवा बेरोजगार क्यों, सरकारें कितनी जिम्मेदार। आज हम बात करेंगे इस देश में बेरोजगारी को लेकर के। बेरोजगारी कितनी है, कितनी बढ़ रही है, युवा कितना बेरोजगार है, महिला कितनी बेरोजगार है, आंकड़ों में समझेंगे कौन कितना प्रतिशत बेरोजगार रह गया और आगे कितनी समस्याएं बढ़ सकती हैं बेरोजगारी को लेकर के। देश में जब भी बेरोजगारी की बात होती है, सियासत गर्मा जाती है। कोई कहता है नौकरी कहाँ है, कोई कहता है रोजगार तो बढ़ रहा है, आंकड़े देख लीजिए। लेकिन साहब, सवाल न कांग्रेस का है और न ही बीजेपी का, सवाल है देश के युवा का, जिसके हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी की तलाश अभी भी जारी है। तो आज न कोई राजनीतिक नारा, न किसी पार्टी का प्रचार, आज बात करेंगे सरकारी आंकड़ों की। और आंकड़े जो कहानी बता रहे हैं वो थोड़ी सी सीधी है, लेकिन पूरी तस्वीर उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ निश्चय माल। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2026 की। नई PLFS यानी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक जुलाई 2026 में 15 साल और उससे ऊपर की आबादी की बेरोजगारी दर रही 5.1%। जून में यही आंकड़ा 5.5% था, यानी एक ही महीने में कुल बेरोजगारी दर नीचे आई है। लेकिन जैसे ही कैमरा युवाओं की तरफ घूमता है, कहानी बदल जाती है। 15 से 29 साल के युवा की बेरोजगारी दर जुलाई 2026 में 15.6%, जून में 16.2% रही, यानी एक ही महीने में युवा बेरोजगारी भी घटी। लेकिन अभी भी राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से करीब 3 गुनी है। और युवा महिलाओं की बात करें तो आंकड़ा और ज्यादा चिंता पैदा कर देता है। युवा पुरुषों में बेरोजगारी 14.2%, जबकि युवा महिलाओं में 19.5% है। मतलब नौकरी की तलाश कर रही युवा महिलाओं के सामने चुनौती और भी बड़ी है। कुल बेरोजगारी 5.1%, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5%, शहरी क्षेत्रों में 6.7% और युवा 15 से 29 साल के 15.6%, युवा पुरुष 14.2%, युवा महिला 19.5% है। LFPR मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 54.5% रही है। WPR वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रिकॉर्ड के अनुसार 52.5%। और जुलाई में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब LFPR यानी काम कर रहे या काम तलाश रहे 15 से ज्यादा लोगों का अनुपात है 55.4%। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी वास्तव में काम कर रहे लोगों का अनुपात है 52.5%। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई ये कहता मिले कि 2026 में युवा बेरोजगारी पिछले 10 साल की सबसे ज्यादा है, तो जरा रुकिए, क्योंकि ये तुलना सीधे सीधे करना गलत होगा। क्योंकि 2025 से PLFS की मेथोडोलॉजी और रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी में बदलाव हुए हैं। अब मंथली एस्टिमेट भी आते हैं और जुलाई 2026 का 15.6% करंट वीकली स्टेटस यानी CWS के आधार पर है, जबकि पुराने एनुअल आंकड़े यूजुअल स्टेटस के आधार पर थे। इसलिए दोनों को एक ही पैमाने पर रखकर राजनीतिक निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं कि पिछले वर्षों में युवा बेरोजगारी की कहानी क्या रही। 2017-18 में 17.8%, 2018-19 में 17.7%, 19-20 में 15%, 20-21 में 12.9%, 21-22 में 12.4%, 22-23 में 10.5% और 2023-24 में 10.2% रही। ये आंकड़े सरकार के आधिकारिक PLFS डाटा में दर्ज है। और अब नई एनुअल PLFS 2025 रिपोर्ट में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी 9.9% दर्ज हुई है। यानी 2025 में एनुअल यूजुअल स्टेटस सीरीज के हिसाब से युवा बेरोजगारी पहली बार फिर 10% के नीचे आई है। 2023-24 में 10.2% थी, 2025 में यही आंकड़ा 9.9% आया।
अब सबसे बड़ा सवाल 17.8% वाला आंकड़ा किस सरकार के समय आया था? जवाब है 2017-18 में केंद्र में बीजेपी एनडीए सरकार थी, लेकिन यहां भी आधी जानकारी लेकर पूरा फैसला मत कीजिए, क्योंकि उसी सीरीज के बाद वर्षों में बेरोजगारी दर लगातार नीचे आती दिखाई देती है। यानी ये कहना कि एक पार्टी की सरकार आई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली गई, आंकड़े ऐसा नहीं कहते। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना भी ठीक नहीं है बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई, क्योंकि असली कहानी सिर्फ बेरोजगारी दर की नहीं है। मान लीजिए एक युवा को नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी ठेके पर है, वेतन कम है, काम अस्थायी है, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है, या उसकी पढ़ाई के हिसाब से काम नहीं है, तो क्या सिर्फ इतना कह देने से रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि भारत में एम्प्लॉयमेंट डिबेट सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट तक सीमित नहीं हो सकती। सवाल होना चाहिए नौकरी कितनी है, नौकरी कैसी है, वेतन कितना मिल रहा है, कितने रोजगार फॉर्मल है, कितने युवाओं को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम मिल रहा है, और सबसे जरूरी हर साल नौकरी बाजार में आने वाले युवाओं को एब्जॉर्ब करने के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा हो रहा है या नहीं। तो फिर बेरोजगारी की जड़ कहाँ है? पहला कारण है स्किल मिसमैच। डिग्री है लेकिन इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से स्किल्स ही नहीं है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिव नॉन फॉर्म जॉब्स का सवाल। भारत में बड़ी युवा आबादी को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और एमएसएमई सेक्टर में लगातार नए अवसर जरूरी हैं। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब्स की कंपटीशन, एक वैकेंसी हजारों और लाखों का आवेदन। युवा सरकारी नौकरी इसलिए चाहता है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ज्यादा मानी जाती है, और चौथी वजह है एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जितनी पढ़ाई बढ़ती है उतनी ही उम्मीद होती है कि अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर इकोनॉमी उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब्स नहीं पैदा कर पाती तो ग्रेजुएट भी बेरोजगार रह सकता है। 2025 में सेकेंडरी और उससे ऊपर की शिक्षा वाले लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट 6.5% रही, जो ओवरऑल 3.1% से काफी ज्यादा है। और यहाँ महिला रोजगार का सवाल भी जुड़ता है। 2025 में ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़कर करीब 40% हुआ था, लेकिन युवा महिलाओं की बेरोजगारी और अर्बन वुमेन के सामने रोजगार की बाधाएं अभी भी बड़ी चुनौती है। यानी सिर्फ नौकरी पैदा करना काफी नहीं है, नौकरी तक पहुंचना भी बेहद जरूरी है। सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, काम की जगह, चाइल्ड केयर, फ्लेक्सिबल वर्क और इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सब एम्प्लॉयमेंट स्टोरी का हिस्सा हैं। अब आते हैं सबसे राजनीतिक सवाल पर। क्या एक ही पार्टी की लंबी सरकार बेरोजगारी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है? सीधी बात, सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकार से सवाल जरूर बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके पास नीति बनाने का भी समय है, उसे लागू करने का भी उचित समय है, और परिणाम दिखाने का भी समय है। इसलिए जनता का सवाल बिल्कुल जायज है। कितनी नौकरियां पैदा हुई, कितने युवाओं को रोजगार मिला, मैन्युफैक्चरिंग में कितने जॉब्स आए, एमएसएमई में कितने अवसर बने, सरकारी वैकेंसीज कितनी भरी गई, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी और जॉब सिक्योरिटी कितनी बढ़ी, और क्या देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड वास्तव में रोजगार डिविडेंड बन रहा है या नहीं। सरकार की तरफ से तस्वीर का दूसरा पक्ष भी रखा जाता है। पीएलएफएस 2025 में कुल 15 से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% रही, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.9% रही, युवाओं का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2022 के 38.5% से बढ़कर 2025 में 41.4% हुआ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी 2022 के 43.2% से बढ़कर 46% हुई। सरकार रोजगार जनरेशन के लिए मुद्रा, पीएमईजीपी, डीडीयू, जीकेवाई, पीएम स्वनिधि, स्टैंड अप इंडिया और दूसरी योजनाओं का हवाला देती है।
सरकार का तर्क ये है कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को भी रोजगार में गिना जाना चाहिए। तो साहब अब फैसला आंकड़ों को करना है, नारों को नहीं। एक तरफ आंकड़ा कहता है 2017-18 में युवा बेरोजगारी 17.8% थी, फिर एनुअल सीरीज में यह घटते घटते 2025 में 10% से नीचे आ गई, मतलब 9.9% तक पहुंची। लेकिन दूसरी तरफ जुलाई 2026 की नई मंथली PLFS तस्वीर में युवा बेरोजगारी 15.6% हुई, जो कि 10% से कहीं ज्यादा है। और युवा महिलाओं में 19.5%, जो कि चरम सीमा पर जाती दिख रही है। यानी तस्वीर ना पूरी तरह काली है ना पूरी तरह सफेद। रोजगार के कुछ इंडिकेटर्स सुधरे हैं, लेकिन युवाओं की नौकरी, स्किल और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की चुनौती अभी भी बड़ी है। और यही वह सवाल है जिसे राजनीति से ऊपर उठकर पूछना बेहद जरूरी हो जाता है। डिग्री लेने के बाद नौकरी कब मिलेगी? नौकरी मिले तो स्थायी कब होगी? और नौकरी मिले तो सामान्य जनक कमाई कब मिलेगी? क्योंकि आखिर देश की तरक्की का सबसे बड़ा प्रमाण सिर्फ GDP का आंकड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रमाण तब होता है जब देश का युवा डिग्री लेकर घर से निकले और नौकरी लेकर वापस अपने घर लौटे और अपनी जिम्मेदारियों को उठाए। यही है बेरोजगारी के आंकड़ों की पूरी सच्ची कहानी। आप देख रहे थे न्यूज़ 21। जय हिंद, जय भारत।